हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ सॉलिडवर्क्स कोर्स। सो हमने जो है वो सॉलिडवर्क्स के शुरू के दो लेक्चर जो है वो कर लिए हैं, देख लिए हैं। उसमें सीख लिया है कि सॉलिडवर्क्स क्या है, सॉलिडवर्क्स का इंटरफेस क्या है, कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स यूज़ करता है। पहले लेक्चर में हमने ये देखा, ये सीखा। लेक्चर 2 में हमने हेड अप व्यू टूल बार के बारे में देखा, सीखा कि वो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो किस किस तरीके से वर्किंग करते हैं, कौन सी कमांड का क्या फंक्शन है। ये हमने जो वो डिटेल इसका एक ओवरव्यू कर लिया है। सो आज के लेक्चर में हम जो है वो बेसिकली स्केच और स्केच टूल के बारे में जो है वो वर्किंग करने वाले हैं कि स्केच टूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, किस तरीके से वर्किंग करते हैं और उसमें कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं और उसका फंक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो आज देखने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसी भी डिज़ाइनिंग में सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो स्केच का होता है। सो अगर आप जो है वो स्केच को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो सीख जाते हैं, उसको समझ जाते हैं और कौन सा टूल किस तरीके से वर्किंग करता है ये देख लेते हैं, ये समझ जाते हैं, इसके ऊपर कमांड आपको आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको फ़ायदा होने वाला है डिज़ाइनिंग के लिए। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो है वो हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करने के बाद हम इसको स्केच स्टार्ट करते हैं। अब जो है वो देख रहे होंगे आपके टॉप पर जो है वो स्केचेस आपको जो है वो शो हो रहे हैं। ये सारे स्केच टूल्स हैं। इसमें लाइंस को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये जो है वो आपको लाइन दिखा रहा होता है। लाइंस मैंने सेलेक्ट कर ली। अब ये देखें, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर एक लाइन जनरेट हो गई है। अब जब तक मैं सेकंड क्लिक नहीं कर देता तो ये लाइन कंप्लीट नहीं होगी। और इसी के साथ साथ ये आपको जो है वो लाइन को डायमेंशन भी शो कर रहा है। और साथ साथ जैसे ही हम इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं तो हमारे पास ये 90 डिग्री या 0 डिग्री या 45 डिग्री, ये तीन एंगल्स जो है वो टिपिकली या बाय डिफ़ॉल्ट जो है सॉलिडवर्क्स में जो है वो है। ये देखें आप, ये 45 पे आ गए, या 45 और 135 और 90। तो ये आप जो है वो देख सकते हैं, ये जो है वो आपको डायमेंशन भी और उसका एंगल भी जो है वो शो कर रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है वो 0, 45, 90, 135, 180, 225 इस तरीके से ये 45 एंगल के गैप से जो है वो आपके पास जो है वो स्नैप शो कर रहा होता है। अब मैंने फ़र्स्ट क्लिक किया, देन सेकंड क्लिक किया, तो मेरे पास ये जो है वो लाइन कंटिन्यूस है। आप देख सकते हैं, मैंने फ़र्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक किया, तो ये मेरे पास लाइन कंटिन्यूस है। अगर मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं लाइन सेलेक्ट करूं और मैं एक फ़र्स्ट क्लिक करने के बाद इसको होल्ड रखूं, और होल्ड रखने के बाद जो है वो मैं सेकंड पॉइंट जहाँ पर जाके रिलीज़ करता हूँ, तो ये सिर्फ लाइन बनेगी और ये डिसकंटिन्यूस लाइन होगी या डिसकंटिन्यू हो जाएगी। देन सेकंड टाइम भी मैं यही करता हूँ, मैंने पॉइंट क्लिक किया, होल्ड किया और सेकंड पॉइंट पे जाके रिलीज़ कर दिया। और थर्ड में भी मैंने इसी तरीके से किया, तो मेरे पास जो है वो एक जो है वो लाइन कंटिन्यू हो गई। अच्छा, अब जब मैं एक स्केच कंप्लीट करता हूँ या एक कॉन्टूर कंप्लीट करता हूँ या कोई शेप कंप्लीट करता हूँ, तो या मैं कहीं ले जाके लाइन जो है वो किसी दूसरे स्केच से मिलाता हूँ, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली लाइन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगी या डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और जो मेरा जो शेप बनेगा या कुछ भी जो है वो मैं अपने स्केच की मदद से कुछ करता हूँ, तो मेरे पास जो है वो अगर वो कंप्लीट और जो है वो एयर टाइट होगा या कंप्लीट होगा, तो मेरे पास उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, अभी इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अगर मैं इसको जो है वो एक्सट्रूड करना चाहूँ तो ये एक्सट्रूड भी हो सकता है। अगर ही मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ लाइन, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो ओपन हो जाएगा और इसका कलर जो है वो स्केच वाइट हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं एक्सट्रूजन में जाता हूँ तो ये मुझे जो है वो थिन फीचर बनाने की ऑफ़र करता है, या थिन फीचर इसका बन सकता है। ये मेरे पास कंप्लीट एक शेप नहीं बन सकता। ये देखें, अगर मैं इसको स्केच कंप्लीट करके और जो है वो बॉस एक्सट्रूड में जाता हूँ, तो ये थिन फीचर मुझे जो है वो बनाने के लिए जो है वो ऑफ़र करेगा या ओनली जो है वो अलाउ करेगा। अगर मैं इसमें जो है वो कोई शेप बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे जो है वो नहीं बना सकता मैं इसमें। इसके लिए ज़रूरी है कि मेरा जो स्केच है वो कंप्लीट हो। तो अगर मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, स्केच को अपने ये शेप कंप्लीट कर लेता हूँ या एयर टाइट कर लेता हूँ, यू कैन से, सो हम जो है वो फिर उसको ईज़िली जो है वो बॉस एक्सट्रूड कर सकते हैं या एक्सट्रूड कर सकते हैं, या और दूसरे जो मेरे कमांड से मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये देखें आप, वापस जो है वो कलर इसका कलर्ड हो गया है, जो इसका सेंटर है। अब मैंने बॉस एक्सट्रूड किया तो ये मेरे पास जो है वो मुझे शो कर रहा है कि किस तरीके से मैं इसको एक्सट्रूड करूं। अब हम जो है वो थोड़े से एक्सट्रूड के बहुत ही माइनर से ऑप्शंस देख लेते हैं, देन वापस हम स्केचेस में जाएंगे।
ठीक है, तो ये भी जो है वो ज़रूरी था बताना थोड़ा सा। तो ये सबसे पहले डायमेंशन आ जाती है मेरे पास, जो मेरे पास एक्सट्रूजन है उसकी डायमेंशन है कि मुझे कितना एक्सट्रूड करना है, और इसकी ये डायमेंशन के बाद डायरेक्शन आ जाती है। अब ये जो है वो रिवर्स जो है वो उस तरफ डायमेंशन जो है वो उसकी इंक्रीज़ हो रही है। अगर मुझे दोनों तरफ करना है तो ये देखें, मैं इधर से इसका एरो जो है वो ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्शन 2 भी जो है वो इनेबल हो जाती है, और इसकी यहाँ से मैं डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ ईज़िली। तो ये जो है वो हम बोथ साइड भी कर सकते हैं, सिंगल साइड भी कर सकते हैं, या मिड प्लेन भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें। तो मैंने इसकी जो है वो 50 mm जो है वो बोथ साइड जो है वो डायरेक्शन रख ली। अगर मैं जो है वो इसमें देखें, अभी इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ हम जो है वो ब्लाइंड और मिड प्लेन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेंटर के 4 ऑप्शंस हैं वो अभी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है वो हम आगे जाके जो है वो बताएंगे। क्योंकि अप टू द वर्टेक्स जो है वो किसी एक ख़ास वर्टेक्स अगर वो पहले से जनरेट होगा या हमारे डिज़ाइन में पहले से मौजूद होगा, वर्टेक्स, सरफेस या बॉडी, तो ये सारे ऑप्शन हम तब यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी जो है वो हम नहीं यूज़ कर सकते। अभी फ़िलहाल हम ब्लाइंड और मिड प्लेन यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं अप टू द सरफेस, अप टू द वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे कोई एक ख़ास वर्टेक्स जो है वो रिक्वायर्ड होगा, जिसको मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास वहाँ तक पहुँच जाए। तो अब जो है वो अगर मैं मिड प्लेन ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो मिड प्लेन पे आप देखें ये जो 50 mm की है ये हमारे पास जो है वो डिवाइड हो जाएगी बोथ साइड में। अभी देखें, अगर मैं इसको ब्लाइंड करता हूँ तो 50 mm जो है वो वन साइडेड रहेगी, और अगर मैं इसको मिड प्लेन पे ले जाता हूँ तो ये 25 mm की जो है वो मिड प्लेन कर देगा, और सेंटर में मेरे पास जो है वो फाइल पार्ट आ जाएगा। ये जो बाकी मेरे पास ऑप्शन है इसकी हम डिटेल में जो है वो बात करेंगे जब हमारे पास जो है वो कोई बॉडी होगी। अब ये एक ऑप्शन है ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट या आप कह लें कि ये एक एंगुलर एक्सट्रूजन है। एक एंगल पे जो भी हम एंगल सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर ये एक्सट्रूजन हो रही होती है। तो इसके लिए भी हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, जिसके लिए हम जो वो इसको विजुलाइज करने में हमारे पास आसानी हो, क्योंकि ट्रायंगल में थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो हम रेक्टेंगल बनाते हैं। इसका रेक्टेंगल बनाने के बाद हम इसको एक्सट्रूड करते हैं और इसको थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो विजुलाइजेशन ईजी हो जाए। अब जैसे ही मैं इसको ड्राफ्ट ऑन करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये एंगुलर डिक्रीमेंट आ जाता है। इसके ऊपर जो हमारा पार्ट है, एक्सट्रूड बॉस है, इसके ऊपर जो है वो एंगुलर डिक्रीमेंट आ जाएगा, और जैसे ही मैं इसका एंगल बढ़ाता हूँ तो इसका डिक्रीमेंट जो है वो साथ साथ बढ़ता जाता है। तो आप देखें ये इस तरीके से जो है वो ड्राफ्ट का ऑप्शन वर्क करता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक आउटवर्ड ड्राफ्ट होता है और एक इनवर्ड ड्राफ्ट होता है। तो इसमें जो है वो आप देखें, अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये आउटवर्ड ड्राफ्ट जो है वो इसको डिक्रीमेंट से जो है वो इंक्रीमेंट की तरफ ले जाएगा। एंगुलर डिक्रीमेंट जो है वो नॉर्मल ड्राफ्ट, देन आउटवर्ड ड्राफ्ट जो है वो इंक्रीमेंट में आ जाएगा। इसके साथ मैं जो है वो अगर डायरेक्शन 2 इनेबल करता हूँ और इसकी थोड़ी सी डायमेंशन में बढ़ा के जो है वो एक शेप की शक्ल में लेके आता हूँ, और फिर इसके ऊपर भी ड्राफ्ट लगाना चाहता हूँ तो ये जो है वो सॉलिडवर्क्स मुझे इसमें भी जो है वो अलाउ करता है कि मैं बोथ साइड में अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायमेंशन में पार्ट बनाऊँ और उसमें अलग अलग जो है वो ड्राफ्ट लगाऊँ, और ये जो है वो इजीली जो है वो हम कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स में। सो ये देखें आप, एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप का एक शेप जो है वो बना। तो इस तरीके से ये वर्किंग जो है वो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो ड्राफ्ट का है। इसके बाद जो है वो डायरेक्शंस के हैं। तो बॉस एक्सट्रूड जो है वो मैं इस तरीके से इसमें वर्किंग करता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक थिन फीचर होता है। थिन फीचर किस तरीके से वर्किंग करता है वो भी हम देख लेते हैं। कि जैसे अगर मैं अभी नॉर्मली एक बॉस एक्सट्रूड करता हूँ एक रेक्टेंगल बनाकर, तो मेरे पास जो रेक्टेंगल है वो पूरा का पूरा सॉलिड जो है वो बनता है, कम्प्लीटली सॉलिड बनता है। लेकिन अगर मैं इसको थिन फीचर कर देता हूँ तो ये सॉलिड से जो है वो हॉलो की तरफ चला जाता है और सिर्फ जो है वो उसकी वॉल्स बनती हैं। अभी ये देखें, अगर ये मैंने थिन फीचर डिसेबल किया हुआ है तो ये सॉलिड है। जैसे ही मैं इसको थिन फीचर ऑन करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो वॉल्स शो कर देता है, और वॉल्स की जो डायमेंशन है वो भी हम वेरी कर सकते हैं, अपनी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखें कि ये जो है वो सॉलिड एक पूरा रेक्टेंगल बना है। और अगर मैं इसको जो है वो थिन फीचर करने की कोशिश करता हूँ तो अभी देखें, इसको मैं जैसे ही थिन फीचर करूँगा तो ये आपके पास जो है वो एक वॉल टाइप का जो है वो पार्ट बन जाएगा, और जो है वो कम्प्लीटली सॉलिड नहीं होगा।
अच्छा, मैं इसकी जो डायमेंशन है या थिकनेस जो है वॉल्स की वो एडिट कर सकता हूँ, वो चेंज कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ इस ऑप्शन से। इसके बाद मैं इसके दोनों साइड्स हैं, जो ओपन साइड्स हैं उसके एंड जो हैं उनको मैं क्लोज़ भी कर सकता हूँ कैप एंड्स के ऑप्शन से। तो और जब मैं इसको फाइनलाइज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट बॉडी बन गई है, इसके जो एंड है वो भी कैप हैं। अच्छा, इसको वेरिफिकेशन करने के लिए मैं जो है वो सेक्शन व्यू की मदद से जो है वो इसको वेरीफाई कर सकता हूँ कि मेरे पास जो सेंटर है वो हॉलो है और इसकी सिर्फ जस्ट वॉल्स जो है वो बनी हुई हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो अब जो है वो एक्सट्रूड बॉस या थिन एक्सट्रूड जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। और हमारे पास ये जो है वो प्रॉपर्ली हमने ये देख लिया है और इसके आगे जाके भी हम इसके ऊपर जो है वो वर्किंग करेंगे। अभी जो है वो हमारा जो मेन जो टॉपिक है या मकसद है हमारे पास वो स्केचिंग है, लेकिन स्केचिंग में एक चीज़ आ रही थी तो इसको भी जो है वो बताना मैंने ज़रूरी समझा। तो अब जो है वो हम वापस जाते हैं स्केचिंग की तरफ। सो स्केचिंग में सबसे पहले हमारे पास लाइन है। लाइन में हमारे पास 3 तरीके की होती हैं, जैसे लाइन, सेंटर लाइन और मिड लाइन। सेंटर लाइन जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, और सॉलिड लाइन हमारे पास स्केचिंग्स के लिए होती है। जैसे मैंने ये एक लाइन या सॉलिड लाइन सेलेक्ट की और मैंने एक स्केच बनाया, इसमें मैं एक्सट्रूजन कर सकता हूँ। लेकिन जो सेंटर लाइन होती है, ये सेंटर लाइन है या कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसमें मैं कोई एक्सट्रूजन या कोई जो फीचर है वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सेंटर लाइन की मदद से तो मैं उसमें जो है वो कोई कमांड उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सेंटर लाइन को कन्वर्ट कर दूं अपनी सॉलिड लाइन में थ्रू लाइन प्रॉपर्टी। अच्छा, इस लाइन का मकसद क्या होता है सेंटर लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन का? ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए या रेफरेंस पर्पस के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है कि मुझे कोई रेफरेंस जनरेट करना है किसी एक ख़ास जगह पर, तो मैं उसकी मदद से जो है वो एक सेंटर लाइन बना देता हूँ। अब ये देखें आप, जो है वो लाइन प्रॉपर्टीज़ में मैं कंस्ट्रक्शन को डीसेलेक्ट करता हूँ तो ये सॉलिड लाइन हो जाएगी, और अगर फॉर कंस्ट्रक्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन बन जाएगी। तो किसी भी आर्क को, किसी भी कर्व को, किसी भी लाइन को मैं जो है वो ईज़िली यहाँ से लाइन प्रॉपर्टीज़ से जो है वो कंस्ट्रक्शन से सॉलिड लाइन में और सॉलिड लाइन से कंस्ट्रक्शन लाइन में या सेंटर लाइन में कन्वर्ट ईज़िली कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास लाइन प्रॉपर्टी या लाइन जो है वो वर्क करती है। अच्छा, ये जो आपके पास ग्रीन एक सिंबल शो हो रहा है, ये आपके पास कंस्ट्रेंट है। ये जो सेंटर लाइन है ये सॉलिड लाइन के सेंटर में कंस्ट्रेंट हो गई है। अब ये यहाँ से मूव नहीं करेगी जब तक कि मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। अब ये प्रॉपर पूरी होल जो आपका एक सेट ऑफ लाइन्स है ये मूव कर रहा है, लेकिन जो सेंटर लाइन सॉलिड लाइन के सेंटर में है वो मूव नहीं कर रही। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ इसका कंस्ट्रेंट, अब ये देखें आप, जो है यहाँ से ये मूव करना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। अच्छा, जैसे ही मैं एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऊपर शो होने शुरू हो जाती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिक्स्ड वगैरह की जो है वो आपके पास टूल्स आ जाते हैं या कमांड्स आ जाती हैं। अगर मैं इसको होवर करके कहीं और ले जाता हूँ तो वो डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये लाइन प्रॉपर्टीज़ पूरा एक टूल बार बन के ये जो है हमारे पास शो हो रहा होता है, फीचर मैनेजर टाइप का। अच्छा, जब मैं कोई चीज़ सेलेक्ट करता हूँ तब ये जो है वो लाइन उसकी या उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर मैं लाइन सेलेक्ट करूँगा तो लाइन प्रॉपर्टी आ जाएगी, आर्क सेलेक्ट करूँगा तो आर्क प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं जो है वो कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करता, डीसेलेक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री जो है वो शो होगा। अगर मैं यहाँ से जो है वो एस्केप कर देता हूँ या डीसेलेक्शन कर देता हूँ तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि जो है वो फ़ौरन से जो है वो फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री आ जाता है। ये देखें, अब जैसे ही मैं कोई लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये शिफ्ट हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा, या मेरे पास जो है वो लाइन प्रॉपर्टी उसकी ओपन हो जाएगी। लाइन प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिक्स्ड, फॉर कंस्ट्रक्शन, इनफाइनाइट लाइन, उसकी डायमेंशन, उसका एंगल और उसकी कंस्ट्रेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो शो हो जाती हैं। इसके बाद ये देखें, अब मिड लाइन की बात करते हैं। तो मिड लाइन जो है वो हमारे पास इस तरीके से वर्क करती है कि जैसे ही मैं मिड लाइन सेलेक्ट करके स्केच स्टार्ट करता हूँ तो वो सेंटर से स्टार्ट होती है, और सेंटर से इस तरीके से स्टार्ट होती है कि उसके जो दोनों एंड्स होते हैं वो सेम डायमेंशन पे जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं, सेम डायमेंशन की जो है वो लाइन वो साइड पे बना रहे होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो सेंटर से जो है वो लाइन के सेंटर से जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से जो है वो मैं मिड पॉइंट लाइन जो है वो बनाता हूँ।
अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास सर्किल की कमांड है, सर्किल का टूल है। सर्किल में हमारे पास दो तरीके के सर्किल आते हैं, सेंटर सर्किल और पेरीमीटर सर्किल। उन दोनों की अपनी अपनी ही जगह जो है वो इम्पोर्टेंस है। अगर मुझे ऐसे सर्किल बनाना है जहाँ से मेरे पास कंस्ट्रेंट जो है वो सेंटर है, तो मैं सेंटर, ऑब्वियस है कि मैं सेंटर पॉइंट सर्किल जो है वो उसको यूज़ करूँगा। लेकिन पैरामीटर सर्किल की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम देखते हैं कि अच्छा, इसमें जो है वो 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 पॉइंट से जो है ये जनरेट होता है। तो इसमें जो है वो हम किसी भी लाइन के टेंजेंट, अगर मुझे सर्किल बनाना है तो मैं ये यूज़ करता हूँ, या मैं जो है वो किसी भी 3 पॉइंट लाइंस को टच करते हुए मुझे बनाना है तो मैं ये यूज़ करता हूँ। तो ये देखें, अगर मुझे इस रेक्टेंगल के कॉर्नर जो लाइंस हैं उसको मुझे टच करते हुए सर्किल बनाना है तो मैं इसको जो है वो सेंटर पॉइंट से नहीं बना सकता। लेकिन अगर मैं पैरामीटर सर्किल को यूज़ करता हूँ तो ये देखें, मैं जो है वो बहुत ही आसानी के साथ, जैसे ही मैंने लाइन के ऊपर होवर किया, मेरे पास ये एक ग्रीन कलर का टेंजेंट का सिंबल शो कर रहा है, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से एक कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई हो जाता है, जो कि इस लाइन के ऊपर एक टेंजेंट सर्किल जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है और इसके ऊपर मूव करता है। अब जैसे ही मैं इसको दूसरी लाइन के ऊपर लेके जाता हूँ तो दूसरी लाइन के ऊपर भी जो है वो टेंजेंट का सिंबल शो करता है, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वो हमारे पास दोनों लाइन के टेंजेंट जो है वो एक सर्किल जनरेट होना शुरू हो जाता है। अब इसमें मैंने तीसरा पॉइंट जो वो इनपुट नहीं किया, इसलिए इस वजह से जो है वो इसका रेडियस चेंज हो रहा है और इसकी जो है वो डायमेंशन चेंज हो रही है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ये जो है वो फिक्स हो जाएगा और ये जनरेट हो जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स तक जो है वो उस लाइन को एक्सटेंड करता हुआ उसके टेंजेंट जो है वो बना रहा है, क्योंकि आपको पता है लाइन जो है वो इनफाइनाइट होती है और इस तरीके से जो है वो हम जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, ये देखें, अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये जो है वो दोनों लाइन के टेंजेंट मेरे पास सर्किल बन गया। अब जो है वो हमारे पास स्प्लाइन की कमांड है। स्प्लाइन की कमांड किस तरीके से वर्क करती है? स्प्लाइन हमारे पास दो तरीके के हैं, स्प्लाइन और स्टाइल स्प्लाइन। जो तीसरा है वो इक्वेशन ड्राइव कर्व है। इक्वेशन ड्राइव कर्व क्या होता है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले स्प्लाइन देखते हैं। स्प्लाइन अगर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे लाइन में जनरेट करता हूँ वैसे ही स्प्लाइन जो है वो फर्स्ट क्लिक किया मैंने, फर्स्ट पॉइंट लगाया, सेकंड पॉइंट लगाया, तो मेरे पास जो है वो स्प्लाइन जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये कंटिन्यूस है। अब जैसे ही मैं इसको स्केप करता हूँ तो ये एक लाइन काइंड ऑफ ये जो है वो बन जाएगा स्प्लाइन। अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ स्प्लाइन को, मेरे पास यहाँ पे ये हैंडल्स शो करता है, कंट्रोल हैंडल्स या स्प्लाइन हैंडल्स, जिसकी मदद से मैं इसका शेप चेंज कर सकता हूँ, इसकी डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ, इसकी जो भी अपीयरेंस है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मैं इसको एडिट कर सकता हूँ इस स्प्लाइन को। अगर मैं जो है वो स्केप नहीं करूँगा तो ये कंटिन्यूस रहेगा। इसको जो है वो हम चेक कर लेते हैं, एक और स्प्लाइन बनाते हैं और देखते हैं कि स्प्लाइन किस तरीके से जो है वो ये वर्क करेगा। स्प्लाइन सेलेक्ट किया, देन हमने जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स लगाए और आप देख रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी जो शेप है वो वेरी करता जा रहा है, और जैसे ही मैं लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट करता हूँ ये आपस में जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब हर पॉइंट के जो है वो दो स्प्लाइन हैंडल्स होते हैं, उसकी डायमेंशन, उसकी कर्वेचर और उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए एक्स और वाई। तो इस तरीके से जो है वो स्प्लाइन वर्क करता है। अब मेरे पास आ जाता है स्टाइल स्प्लाइन। तो स्टाइल स्प्लाइन किस तरीके से वर्क करता है? स्टाइल स्प्लाइन हमने सेलेक्ट किया। स्टाइल स्प्लाइन में जो है वो हमारे पास जो नॉर्मल स्प्लाइन में कंट्रोल हैंडल्स होते हैं, ये स्प्लाइन हैंडल्स होते हैं, इसमें जो हमारे पास लाइंस होती हैं या पॉइंट्स होते हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ये आप देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से जो है वो उसके अलॉन्ग जो है वो लाइंस को बना रहा है और पॉइंट्स को बना रहा है, जनरेट कर रहा है, जिसकी मदद से हम इसकी जो है वो डायमेंशन और उसकी जो शेप को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो है वो स्टाइल स्प्लाइन इस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद हम जाते हैं इक्वेशन ड्राइव कर्व में। इक्वेशन ड्राइव कर्व जो है वो कोई भी इक्वेशन अगर हम इसमें पुट करते हैं, लाइन की, सर्किल की, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, जो भी इक्वेशन इसमें इनपुट करते हैं और पॉइंट्स इनपुट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ये हमारे पास कर्व जो है वो जनरेट कर देगा। अच्छा, इसके बाद मेरे पास आ जाते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारे पास जो है वो वैराइटीज़ हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। तो सेंटर रेक्टेंगल तो आप जो है वो समझ रहे होंगे कि जो सेंटर से जनरेट हो। अगर मुझे ख़ास पॉइंट से जो है वो रेक्टेंगल जनरेट करना है तो मैं सेंटर रेक्टेंगल से नहीं कर सकता, मैं जो है वो मुझे कॉर्नर रेक्टेंगल ही यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। तो कॉर्नर रेक्टेंगल यूज़ करूँगा तो मेरे पास जो है वो एक कॉर्नर से, एक एज से, एक पॉइंट से जो है वो रेक्टेंगल जनरेट होगा। अच्छा, अगर मुझे ये दोनों रेक्टेंगल्स हैं ये मेरे पास जो है वो
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो कंस्ट्रेंट के साथ जो है वो जनरेट होते हैं, बनते हैं। मैं किसी ख़ास एंगल पे मैं बनाना चाहूँ तो मैं इन दोनों रेक्टेंगल्स की मदद से नहीं कर सकता। तो मुझे करना ये होगा कि जो मेरे पास 3 पॉइंट रेक्टेंगल्स हैं, मैं उनकी मदद से जो है वो किसी एक ख़ास पॉइंट या किसी एक ख़ास एंगल जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर मैं जनरेट करना चाहूँ तो करूँगा। अदरवाइज़ होगा ये कि अगर मैं इन्हीं रेक्टेंगल्स की मदद से मुझे एंगुलर कोई रेक्टेंगल बनाना होगा तो पहले मैं जो है वो इन सारे कंस्ट्रेंट को, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कंस्ट्रेंट हैं, मैं उनको जो है वो डिलीट करूँगा। देन मैं मूव एंटाइटीज़ में जाऊँगा और मूव एंटाइटीज़ करके फिर जो है उनको रोटेट करूँगा। इसके बजाय मैं ये करूँगा ये कि मैं जो है वो 3 पॉइंट रेक्टेंगल जो है वो चाहे कॉर्नर हो चाहे सेंटर हो, वो मेरी रिक्वायरमेंट पर जो है वो डिपेंड करता है कि मुझे कॉर्नर से जनरेट करना है या सेंटर से जनरेट करना है। तो मैं उसी के हिसाब से जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सेलेक्ट करूँगा। कॉर्नर 3 पॉइंट रेक्टेंगल और सेंटर 3 पॉइंट रेक्टेंगल। देन फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, सेकंड पॉइंट जो है वो एंगुलर जो है वो पॉइंट जाके मैंने सेलेक्ट किया और वो एंगल पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरीके से जो है वो ईज़िली, बहुत आसानी के साथ जो है वो हम जो है वो इसको बना सकते हैं। इसके बाद जो है वो मेरे पास 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल आ जाता है। तो 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल जो है वो सेंटर से जनरेट होता है और उसके लिए 3 पॉइंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें भी मैं जो है वो एंगुलर रेक्टेंगल बना सकता हूँ, किसी एक ख़ास एंगल पे मैं जो है वो उसको जनरेट कर सकता हूँ आसानी के साथ। तो इस तरीके से जो है वो ये ये बनता है, जैसे हमारे पास जो है वो कॉर्नर 3 पॉइंट रेक्टेंगल जो है वो बनता है। इसके बाद जो है वो मेरे पास पैरेललोग्राम आ जाता है। पैरेललोग्राम जो है वो भी 3 पॉइंट्स जो है वो उसके लिए चाहिए होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और इसमें जो है वो एंगल आप जो है वो किसी भी एक ख़ास एंगल पर जो है वो उसको बना सकते हैं और उसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो भी आप जो है वो अपने हिसाब से जो है वो रख सकते हैं और उसको डायमेंशंस जो है वो प्रोवाइड करके उसको सेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो और अगर मैं जो है वो पैरेललोग्राम को जो है वो अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करता हूँ, उसको कंस्ट्रेंट करता हूँ, तो वो भी जो है वो फिर रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, साइड्स और एंगल के ऊपर डिपेंड करते हुए। तो इस तरीके से जो है वो पैरेललोग्राम को भी आप कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम भी जो है वो एक रेक्टेंगल या एक सर्किल भी जो है वो पैरेललोग्राम होता है। देन उसको हम जो है वो कंस्ट्रेंट करके 90 डिग्री के हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में। तो इस तरीके से अब इसके बाद जो है हमारे पास आर्क्स आ जाते हैं। आर्क्स भी जो है वो 3 किस्म के हैं, सेंटर पॉइंट आर्क, टेंजेंट आर्क और 3 पॉइंट आर्क। तो अब जो है वो हम इन आर्क्स को जो है वो यूज़ करते हैं, देखते हैं वो किस तरीके से बनता है। इसके लिए हम पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि जो है वो हम इन आर्क्स को जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकें। अब सेंटर पॉइंट आर्क जो है वो सेंटर से जनरेट होता है, जिस तरीके से सेंटर सर्किल जनरेट होता है, और वो जो है वो इस तरीके से जो है वो हम उसको जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद टेंजेंट आर्क जो है वो किसी भी लाइन के टेंजेंट हम उसको जनरेट कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स को। अभी जो है वो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, देन हम जो है वो किसी भी एक लाइन के हमने जो है वो टेंजेंट इसको जनरेट कर दिया, ये देखें। तो इस तरीके से जो है वो टेंजेंट पॉइंट आर्क जो है वो इस तरीके से वर्क करता है, एक पॉइंट और एक टेंजेंट रिक्वायरमेंट होती है। देन 3 पॉइंट आर्क जो है वो हम जिस तरीके से हमने 3 पॉइंट सर्किल बनाया था उसी तरीके से ये है वो 3 पॉइंट आर्क भी जनरेट होता है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे आर्क जो है वो वर्क करते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास एलिप्स आ जाता है, पैराबोला, कॉनिक्स आ जाते हैं, पार्शियल एलिप्स आ जाते हैं। तो एलिप्स जो है वो सेंटर सर्किल की तरह ही जनरेट होता है। इसमें जो है वो एक्स और वाई एक्सिस जो है वो डिफरेंट होते हैं, अगर सेम हो जाएंगे तो हमारे पास जो है वो ये सर्किल बन जाएगा। तो मेजर और माइनर एक्सिस इसमें होते हैं। ये जो है वो मैंने एक एक्सिस जो है वो इसका सेट कर दिया मेजर, और देन माइनर एक्सिस सेट कर दिया। अगर मैं इन दोनों को सेम कर देता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो सर्किल बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो एलिप्स जो है वो वर्क करता है। ये सेंटर पॉइंट्स हो गए जो कि ओरिजिनल पे हैं, और इसके बाद जो है वो एक्सिस आ गए। इसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि किसी भी स्केच को हम कंस्ट्रक्शन और उसमें जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है वो पार्शियल एलिप्स आ गया। जैसे हमारे पास आर्क होता है इसी तरीके से एलिप्स भी जो है हम पार्शियली बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये वर्क करता है एलिप्स।
इसमें भी जो है वो हमारे पास जो एलिप्स में भी आपके मेजर एक्सिस थे, माइनर एक्सिस थे, इसी तरीके से मैं जो है वो पार्शियल एलिप्स में मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस जो है वो इसको सेट कर सकता हूँ। और उसकी मुझे आर्क लेंथ कितनी चाहिए या एक्स आर्क कितना चाहिए वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो पैराबोला आ जाता है। पैराबोला भी जो है वो हमारे बाकी कर्व्स की तरह ही है, बस इसकी जो है वो इक्वेशन डिफरेंट होती है, इसका जो बनाने का तरीका होता है वो सेम ही होता है। इसके बाद जो कर्व आता है, कॉनिक आता है, वो भी सेम ही है। ये जो सारे कर्व्स हैं ये बस इक्वेशन डिफरेंस होती है जिसकी वजह से इनका शेप डिफरेंट आ रहा होता है। बाकी जो इनके बनाने का तरीका होता है और ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। जैसे हम जो है वो इक्वेशन ड्राइव कर्व में देखते हैं कि हम जो है वो डिफरेंट इक्वेशंस पुट करते हैं तो डिफरेंट कर्व जनरेट होते हैं, तो इसी तरीके से ये भी होता है। इसके बाद हमारे पास स्लॉट आ जाती हैं, दो जो है वो लीनियर स्लॉट्स हैं, दो जो है वो एंगुलर या कर्व स्लॉट्स हैं या कॉनिकल स्लॉट्स हैं। तो हम जो है वो देखते हैं, इसको जो है वो पहले एक्सट्रूड किया हमने, इसको अच्छे से विजुलाइज करने के लिए स्लॉट को, इसको एक्सट्रूड करके जो है वो हम यहाँ पे एक स्केच जो है वो बनाते हैं। हम इसकी जो फेस है इसके ऊपर हम जो है वो इसको स्लॉट बनाते हैं। स्लॉट सेलेक्ट किया हमने और जो है वो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, देन सेकंड पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे तो इसकी लीनियर डायमेंशन जो है या इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास जो फिक्स हो जाएगी और रेडियस जो है वो फिर हमें इसमें जो है वो सेट करना पड़ेगा। ये देखें, ये जैसे ही मैं इसको होवर करता हूँ ये मेरे पास रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है। इसको मैं डायमेंशंस के मदद से जो है वो कंस्ट्रेंट भी कर सकता हूँ, लॉक भी कर सकता हूँ, सेट भी कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और इसको जो है वो फाइनल भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो है वो लीनियर स्लॉट जो है वो इस तरीके से वर्क करती है। एक जो है वो सेंटर, ये जो है वो कॉर्नर से जनरेट हुई है, इसी तरीके से दूसरी जो होती है वो सेंटर से जनरेट होती है। तो मैं जो है वो दोनों को जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। इसमें जो है वो हमारे पास डायमेंशन के ऑप्शंस आ जाते हैं कि मुझे डायमेंशन क्या रखनी है, रेडियस क्या रखना है, लेंथ वगैरह क्या रखनी है। ये चीज़ें जो है वो मैं नॉर्मली जो है वो इसमें अपनी प्रॉपर्टीज़ से सेट कर सकता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी मैनेजर में ये आपको शो हो रहा होगा कि जो है वो कॉर्नर टू कॉर्नर है या सेंटर टू सेंटर है। डायमेंशन ये आपके पास जो है यहाँ पर शो हो रही है। आप जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उसको सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़रूरी है, चाहिए है, तो उसकी मदद से आप जो है वो अपनी डायमेंशन सेट कर सकते हैं। तो ये जो है वो इस तरीके से आपका वर्क करता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो कर्व स्लॉट आ जाती है। कर्व स्लॉट भी हमारे पास उसी तरीके से जनरेट होती है। हम जो है वो सेंटर पॉइंट और आर्क पॉइंट दोनों जो है वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। कर्व पाथ पर जो है वो हमें कोई स्लॉट बनानी है तो ये जो है वो हम इसको इस तरीके से बना के यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी वही जो पैरामीटर्स हैं वो हमें सेट करने होंगे। इसमें लेंथ की जगह जो है वो आर्क लेंथ होती है क्योंकि ये कर्व है, और इसके अलावा रेडियस और वो सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो ये इस तरीके से जनरेट होता है। ये जो है वो हमारे पास सेंटर से जनरेट होती है और साइड जो फर्स्ट वाली थी वो हमारे पास जो है वो आर्क लेंथ से जनरेट होती है। तो इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। इसके बाद हमारे पास जो है ये पॉलीगॉन आ जाता है। पॉलीगॉन जो है वो हमारे पास कितनी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसकी साइड जो है वो सेट कर सकते हैं कि 4 साइड, 6 साइड, 8 साइड, जो कि हमारे पास हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटागन, ये अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो मैं उसकी साइड्स सेट कर सकता हूँ तो और जो है वो इसको जनरेट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो नॉर्मली और वेरी इजीली जो है वो मेरे पास पॉलीगॉन जो है वो जनरेट हो जाता है। तो आज के लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं और बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग चीज़ें हैं स्केच से रिलेटेड, कन्वर्ट एंटिटीज़, ट्रिम एंटिटीज़, मूव एंटिटीज़ और इसी तरीके से बाकी जो टूल्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से वो वर्क करता है और उसको सीखेंगे। सो हमारे साथ रहें और सॉलिडवर्क्स जो है वो सॉलिडवर्क्स की स्किल्स को इन्हांस करें। थैंक यू वेरी मच।